नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2-3 महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करेंगे, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो फिर ये कड़ी टूट जाएगी और फिर आप इसको बैक करके देखते रहेंगे। हिंदी सत्याग्रह के बाद की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि प्रोफेसर शेर सिंह का कांग्रेस में बने रहना मुश्किल हो गया था और एक तरीके से वो कांग्रेस से बाहर निकल गए। लेकिन हिंदी सत्याग्रह की सफलता के प्रभाव के चिन्ह तत्कालीन और दूरगामी दोनों ही रूपों में राजनीतिक क्षेत्र में देखे गए। हरियाणा के गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में 1957 में जो चुनाव हुआ था, उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीते थे। कांग्रेस में वो बहुत बड़े नेता थे और उनकी मृत्यु के उपरांत 1958 में गुड़गांव में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। ये उपचुनाव हरियाणा में इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि इस चुनाव में पहली बार एक आर्य समाजी ने चुनाव जीता था और वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ते हुए, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जनसंघ को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पंडित मौलीचंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया और हिंदी सत्याग्रह की सफलता के कारण आर्य समाजियों में उस समय बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा था। आर्य समाज ने परिस्थितियों को अपने अनुकूल समझकर मौलीचंद शर्मा के मुकाबले में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में प्रकाश वीर शास्त्री को खड़ा कर दिया। प्रकाश वीर शास्त्री के चुनाव का पूरा भार प्रोफेसर शेर सिंह पर डाला गया और उनको प्रकाश वीर शास्त्री के चुनाव का इंचार्ज बनाया गया। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी के मौलीचंद शर्मा थे, दूसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रकाश वीर शास्त्री थे, जो आर्य समाजी थे। अब ये नाक का सवाल बन गया था इस चुनाव में। प्रोफेसर साहब जहां हिंदू मतदाताओं में अपना काफ़ी प्रभाव रखते थे, वहीं मेओ में भी इनके जो दोस्तों की संख्या थी वो अच्छी खासी संख्या में थे। उस समय जमीयत उलमे हिंद नामक एक संस्था होती थी और उसके जो सचिव थे वो भी एक मेओ थे। वो मुसलमान होते हुए भी आर्य समाजी प्रत्याशी प्रकाशवीर शास्त्री के पक्ष में प्रोफेसर साहब के कहने पर चुनाव प्रचार करने लग गए थे। देखिए किस तरह के चुनाव थे। क्या आज के समय में ऐसा सोचा जा सकता है कि मेओ इस तरह के प्रचार में साथ दें? इस उपचुनाव में एक घटना हुई और वो घटना एक सबक सिखाने वाली। दोस्तों, उपचुनाव में जब प्रोफेसर साहब जमीयत उलमे हिंद के मेयो सचिव के साथ पुन्हाना ग्राम में पहुंचे तो वहां पर इनका जो भोजन का प्रबंध था वो आर्य समाज के प्रधान एक लाला जी के घर पे रखा गया था। अब लाला जी ने जब देखा कि प्रोफेसर साहब अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ एक मुसलमान भी है, तो उनका माथा ठनक गया, क्योंकि उनमें आर्य समाजी होते हुए भी इतना उत्साह नहीं था कि वे प्रोफेसर साहब और मेयो को एक ही पंक्ति में बैठाकर अपने घर पर खाना खिला सकें। इसलिए लाला जी ने एक बहाना बनाया और कहा कि आप दोनों एक साथ खाना खाएंगे तो जलसे में बैठे लोग उठ जाएंगे, इसलिए प्रोफेसर साहब पहले आप भाषण देने चले जाइए, तब तक मियाँ जी खाना खा लेंगे और फिर मियाँ जी भाषण देने चले जाएंगे तो आप खाना खा लेना। प्रोफेसर साहब लाला जी के मन की बात को भांप गए और कहा कि चलो लाला जी, यही ठीक है। इतने में प्रोफेसर साहब के जाने की प्रतीक्षा किए बिना ही लाला जी के नौकर ने मियाँ जी को पीतल की थाली आगे सरका दी। पीतल की थाली में उस समय ऐसा कहा जाता था कि जिन वर्गों को हम नीचा मानते हैं उनको पीतल की थाली में दे दिया करते थे खाना। इस व्यवहार से प्रोफेसर साहब की आंखें नीची हो गई और वो मेव से आंख नहीं मिला पाए। मियाँ साहब ने भी अपना इसको अपमान समझ लिया। वो समझ तो गए थे पीतल की थाली में खाना मेरे सामने सरकाया है तो क्या बात है, तो उन्होंने बस एक टुकड़ा खाया सम्मान के लिए और फिर कह दिया कि चलिए प्रोफेसर साहब लेट हो रहे हैं, एक ही साथ चलते हैं। रास्ते में चलते चलते मियाँ साहब ने प्रोफेसर साहब से पूछा कि प्रोफेसर साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, क्या आपके धर्म में इंसान और इंसान में अंतर है? मैंने तो सुना था कि आर्य समाज इन बातों को नहीं मानता। तो प्रोफेसर साहब को काफ़ी देर तक जवाब नहीं आया और उसके बाद उन्होंने सीधे माफ़ी मांगी और इसके बाद लाला जी जब मिले तो उनको उलाहना दिया कि लाला जी, आपने ये क्या किया हमारे साथ, मुझे तो आपने उस दिन नीचा दिखा दिया। इस घटना के बावजूद जो मेयो था वो प्रोफेसर शेर सिंह के साथ चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा और आर्य समाजियों के लिए वोट मांगे और इस चुनाव में प्रकाश वीर शास्त्री विजयी हुए थे। पहली बार एक आर्य समाजी ने चुनाव जीता था और वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर। तो आर्य समाजियों ने बड़ी ताकत उस समय ये दिखाई थी अपने चुनाव में और फिर 20 सालों तक प्रकाश वीर शास्त्री हरियाणा की राजनीति में सक्रिय रहे और लोगों के काफ़ी प्रभाव उन्होंने डाला।
प्रोफेसर साहब गुड़गांव के उपचुनाव में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि पंजाब में जो जनसंघी थे, इन्होंने इनको अपनी ओर मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी और प्रोफेसर साहब को जनसंघ का अध्यक्ष तक बनाने की पेशकश उन्होंने की, परंतु उन्होंने बड़ी विनम्रता से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि उनके साथ पटरी नहीं बैठेगी। हिंदी सत्याग्रह की समाप्ति पर गोविंद वल्लभ पंत ने 2 समितियां बनाई थी दोस्तों। एक समिति का नाम था बातचीत समिति और उसके जो प्रधान थे वो पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल नरहरि सिंह विष्णु गोडगिल बनाए गए थे और इस समिति में प्रोफेसर शेर सिंह और घनश्याम गुप्त को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और जो दूसरी जो समिति थी दोस्तों, उसको कार्य समिति के नाम से बनाया गया था और इस समिति का प्रधान प्रोफेसर साहब को ही बनाया गया था। पंजाब की भाषा समस्या को सही रूप में जानने के लिए पंजाब सरकार ने भी एक भाषा समिति बनाई थी और इसके 2 सदस्य बनाए थे, एक जयचंद विद्यालंकार और दूसरे भाई जोध सिंह। तो इस समय की परिस्थितियां ये ऐसी बन गई थी। इस समिति ने पंजाब प्रांत का दौरा किया और अलग अलग स्थानों पर व्यक्तियों से भाषा संबंधी जानकारी हासिल की। यह समिति जब रोहतक में आई तो काफी लोगों ने इसमें लिखित रूप में अपने विचार इसमें रखे थे और अंत में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले प्रोफेसर शेर सिंह से उनके विचारों को जाना। प्रोफेसर शेर सिंह ने इस समिति को सुझाव दिया कि पंजाबी क्षेत्र की भाषा चाहे आप पंजाबी ही रखे जाने की स्तुति करें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसमें इतना अवश्य शामिल कर दें कि कोई व्यक्ति पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में न लिखकर देवनागरी लिपि में लिखना चाहे तो उसको इस बात की छूट होगी। प्रोफेसर शेर सिंह के इस सुझाव में बहुत गहरी बातें थी दोस्तों और इसको पंजाब के हिंदुओं ने नहीं माना, जबकि भाई जोध सिंह इसको मानने के लिए तैयार थे। प्रोफेसर साहब के उपयुक्त सुझाव में सोच ये थी कि पंजाबी भाषा के साथ गुरुमुखी लिपि की अनिवार्यता को प्रथम चरण में समाप्त करके हिंदी की भावी योजना को ध्यान में रखते हुए पंजाबी को देवनागरी से जोड़ दिया जाए। अगर पंजाबी देवनागरी से जुड़ जाती है तो फिर हिंदी भी धीरे धीरे वहाँ पे आ जाएगी। ये लिपि के माध्यम से एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते थे जिससे पंजाब का सिख भी हिंदी से जुड़ जाए। तो पंजाब की विधानसभा में जब भाषा संबंधी बिल आया तो ज्ञानी करतार सिंह बोलने के लिए खड़े हो गए। ज्ञानी करतार सिंह ने इस पर बोलते हुए कहा कि पंजाबी का जो अभिप्राय है वो गुरुमुखी लिपि में लिखित पंजाबी है। ज्ञानी जी का बात का खंडन करते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा कि बिल में पंजाबी भाषा का अभिप्राय मात्र पंजाबी है, इसका लिपि से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार प्रोफेसर साहब ने भाषा नीति के विषय में पग पग पर सिखों से लोहा लिया, लेकिन होना वही होता है जो नीति में निश्चित होता है दोस्तों। बनने तो 2 प्रदेश थे, एक पंजाब और एक हरियाणा, और कालांतर में वो बने भी। और अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम पंजाब जो हिंदी लोक सेवा समिति है, जो प्रोफेसर साहब के राजनीतिक जीवन का एक अहम कदम है, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि वो हरियाणा की राजनीति का एक अलग इतिहास का पन्ना है। प्रोफेसर साहब ने राजनीति में रहते हुए सदा यह ध्यान रखा कि आर्य समाज की गतिविधियों में कोई स्थिरता नहीं आनी चाहिए और इनका सदा यह कोशिश रही कि प्रत्येक चिंतक को आर्य समाज का साहित्य भेंट किया जाए। और क्या आपको ये जानकारी है कि भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे आचार्य विनोबा भावे जी जींद भी आए थे, हरियाणा की यात्रा उन्होंने की थी। तो प्रोफेसर साहब ने जींद में विनोबा भावे जी से मुलाकात की और आर्य समाज का साहित्य उनको भेंट किया और कहा कि आर्य समाज अस्पृश्यता को नहीं मानता, इनके पूरे संपूर्ण साहित्य में हमारे हरिजन शब्द नहीं है, ऐसा प्रोफेसर साहब ने कहा। तो आर्य समाज तो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण निर्धारित करता है। प्रोफेसर साहब की बातों को सुनकर विनोबा भावे जी मुस्कुराए और कहा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन जिस दिन शंकराचार्य की गद्दी पर कोई उच्च समाज से बैठेगा जिसे अछूत माना जाता है, तो उस दिन मुझे संतोष होगा कि आपके आर्य समाज ने कुछ कर दिखाया है। तो इस बात का जवाब तो प्रोफेसर साहब के पास भी नहीं था। और पहले के वीडियो में दोस्तों हमने महादिल्ली के और हरियाणा के कॉन्सेप्ट पर पूरी जानकारी आपको दी थी, बात की थी हमने। आप चाहें तो प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब एक कोई विचार पनपता है तो फिर वो विचार मरता नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ता रहता है। प्रोफेसर साहब ने उस समय सोचा कि महादिल्ली की योजना तो पूरी हुई नहीं, तो हरियाणा की योजना, तो अब विशाल हरियाणा का आंदोलन चलाया जाना चाहिए और इसलिए विशाल हरियाणा परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के प्रधान कृष्णदत्त पालीवाल थे, जो दैनिक समाचार पत्र के संपादक थे, और प्रोफेसर साहब इसके मंत्री थे।
विशाल हरियाणा के लिए प्रोफेसर साहब ने उत्तर प्रदेश का भी दौरा शुरू किया था और नवाब छतारी जो बुलंदशहर से थे, उत्तर प्रदेश में विधायक भी थे, उनसे वो मिले। बातचीत में जब नवाब छतारी ने कहा कि मैं आपको विशाल हरियाणा बनाने में सहयोग कर सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जब विशाल हरियाणा बने तो उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा इसमें मिले, तो मैं आपका साथ दूंगा। प्रोफेसर साहब ने नवाब की शर्त सुनी और कहा कि नवाब साहब, प्रस्तावित जो विशाल हरियाणा प्रदेश है उसमें मुसलमानों की जो आबादी है वो 16% से अधिक नहीं होगी, इसलिए उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहब ने नवाब को यह बताया कि राज्य पुनर्निर्माण आयोग की जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार किसी भी प्रदेश में 30% लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही दूसरी भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। नवाब छतारी से असहमति होने पर भी उत्तर प्रदेश के MLA श्रीचंद रामचंद्र विकल जैसे नेताओं ने विशाल हरियाणा के कॉन्सेप्ट पर प्रोफेसर शेर सिंह का हर कदम पर सहयोग दिया। चौधरी चरण सिंह इस विषय पर तटस्थ रहे और उनकी तटस्थता को देखकर प्रोफेसर साहब ने भी चौधरी चरण सिंह पर कोई दबाव नहीं डाला। साम्यवादियों का सहयोग भी उस समय प्रोफेसर साहब को मिला। यज्ञदत्त शर्मा साम्यवादी होते थे, जखोली सोनीपत के रहने वाले थे। उन्होंने दिल्ली स्थित साम्यवादी पार्टी का जो कार्यालय था विशाल हरियाणा के आंदोलन के लिए इस्तेमाल करने के लिए अपनी सहमति दे दी थी, परंतु विशाल हरियाणा की बात सिरे नहीं चढ़ी और इसके बाद यह विचार कहीं ना कहीं दब गया, दफन हो गया। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस बारे में लोग कुछ कुछ बातें करने लगे हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में हमारी कोई युवा पीढ़ी का युवा नेतृत्व खड़ा हो और विशाल हरियाणा के कॉन्सेप्ट को लागू करवा पाए, एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दे कि विशाल हरियाणा प्रदेश बन जाए। और अगर ये प्रदेश बनता है दोस्तों, यकीन मानिए हर लिहाज से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, बहुत अच्छा होगा आने वाली जनरेशन के लिए। अगर कोई विशाल हरियाणा के कॉन्सेप्ट को दोबारा से खड़ा कर पाए, इसको लेकर आंदोलन कर सके, और ये बहुत दूरगामी इसके परिणाम होंगे। तो राजनीति की बातें 3 बजे चलती रहेंगी दोस्तों। आगे की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनके बारे में आगे कल फिर 3 बजे हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया, आपका प्यार सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत आभार। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, कमेंट कर दिया करें, मदद करना चाहें तो 2-4 लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करें। अपने जैसे लोगों को लगता है कि आपको ये पसंद आएगी, ये अच्छी कोशिश है, तो ऐसा करके आप इस वीडियो को फैलाव में मेरी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे 3 बजे। I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल।